नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। तीन दिन में दूसरी बार सोना पकड़ाया गया। दुबई से आए यात्री के बैग में छिपा कर रखा 70 लाख रुपए कीमत का 1.33 किलो सोना पकड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। कश्मीर का राग अलापने पर दी नसीहत। बसपा सांसद दनीश के समर्थन में उतरा विपक्ष। 4 पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। अधीर को निकाला था, भाजपा सांसद को क्यों नहीं। राघव से 120 गुना ज्यादा। परिणीति की नेटवर्थ 99 लाख की जैगवार में घूमती हैं परी। राघव के पास स्विफ्ट डिजायर। अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोना तस्करी का गोरख धंधा एक बार फिर से शुरू होता दिख रहा है। 3 दिन में दूसरी बार सोने की तस्करी पकड़ी गई है। दुबई से अहमदाबाद जा रही फ्लाइट में एक यात्री की तलाशी ली गई और उसके बैग में 70 लाख रुपए मूल्य का 1.33 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। उस पर यात्री वाहक के रूप में काम करने का संदेह है। शुक्रवार सुबह दुबई में इंडिगो की फ्लाइट उत्तरी कस्टम विभाग से पहले ही सूचना मिल गई थी कि इस फ्लाइट में एक यात्री सोना लेकर जा रही है। फ्लाइट के उतरने से पहले ही सीमा शुल्क अधिकारियों को तैनात कर दिया गया था और मोहम्मद आरिफ अंसारी नाम का एक यात्री कन्वेयर बेल्ट से अपना सामान लेकर सीमा शुल्क विभाग की ओर जा रहा था। जब उससे पूछताछ के लिए रोका गया, चूंकि यात्री घूम घूम कर बात कर रहा था और अनोखे जवाब दे रहा था, इसलिए सीमा शुल्क अधिकारियों का संदेह मजबूत हो गया और जब उसके सामान की जांच की गई तो 1.33 किलोग्राम सोने के बिस्कुट जब्त किए गए। इस बात की जांच की जा रही है कि यात्री सोना किसके लिए और किसकी ओर से लाया गया था। पासपोर्ट सत्यापन से पता चला कि इस वाहक ने पहली बार अहमदाबाद हाईवे अड्डे का उपयोग किया था। पिछले जून से अगस्त तक सोने की तस्करी में लगभग ब्रेक लगाया गया था, लेकिन फिर से वाहक सक्रिय हो गए और अहमदाबाद हवाई अड्डे का इस्तेमाल सोने की तस्करी के लिए किया जाने लगा है। अभी 3 दिन पहले ही DRI ने 685 ग्राम सोने के साथ विदेश से आए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कई बार एयरपोर्ट स्टाफ से को भी एयरपोर्ट से सोने की तस्करी लिप्त में पकड़ा गया। तस्करी के एयरपोर्ट के शौचालयों को इस्तेमाल किया जाता है और वहां से सोना निकाला जाता है। सूरत एयरपोर्ट से 25 करोड़ का सोना जब्त किया गया। करीब 2 महीने पहले DRI ने सूरत एयरपोर्ट में ऑपरेशन चलाकर सरजानी से आए 4 लोग को 24 करोड़ का सोना जब्त किया। इस तस्करी में घोटालों के आवर्जन विभाग में PCSI शामिल था। एयरपोर्ट के बाथरूम में इतनी मात्रा में सोना छिपाया गया था और उससे बाहर ले लाने की जिम्मेदारी भी PSI को सौंपी गई थी। DRI ने गुप्त सूचना के आधार पर बाथरूम में सोना जब्त किया। भारत ने पाकिस्तान को उसके झूठे आरोपों के लिए करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के एक झूठ की पोल खोल दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के दुष्प्रचार की भारत में हवा निकाल दी गई। पाकिस्तान के झूठे दावों पर राइट टू रिप्लाई के तहत जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान से साफ साफ कहा कि अपने देश में अल्पसंख्यकों का दमन करने वाले पाकिस्तान को भारत के अतिरिक्त मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है। भारत ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के आतंकियों का सबसे बड़ा सेफ हेवन है। मुंबई आतंकी हमले का गुनाहगार 15 साल से आज़ाद घूम रहे हैं। दक्षिण एशिया में शांति के लिए भारत में पाकिस्तान से फौरन 3 बड़े कदम उठाने को कहा। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो फौरन सीमा पार आतंकवाद बंद करें और आतंकी ढांचे को नष्ट करें। पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पड़ोसी देश को जवाब देते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जे को खाली करे और पाकिस्तान अपने देश के अल्पसंख्यकों का दमन बंद करे। बता दें कि ये UNGA के मंच पर पाकिस्तान दोबारा से कश्मीर राग अलापने पहुंचा।
इस बार पाकिस्तान ने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत उसी के लिए बनी है। गौरतलब है कि भारत में G20 सम्मेलन, पीओके को विरोध प्रदर्शन, महंगाई और दूसरे देशों को भीख मांगते मांगते पाकिस्तान इतना परेशान हो गया कि उसके पास भारत को घेरने का मुद्दा ही नहीं बचा। ऐसे में वो थक हार कर बार बार कश्मीर राग अलापने लगता है। UNGA के मंच पर उसने फिर एक बार वही किया। यही नहीं, पाकिस्तान को अब भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों की चिंता भी होने लगी है। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान खुद आतंकवाद से लड़ने की बात कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हमें बिना किसी भेदभाव से सभी आतंकवादियों का मुकाबला करना चाहिए, जिसमें भारत के मुसलमानों और ESI के खिलाफ समान रूप से नरसंहार की धमकी देने वाले हिंदुत्व से प्रेरित चरमपंथियों जैसे दूर दराज के चरमपंथी और फवासीवादी समूह को द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे भी शामिल हैं। लेकिन UNGA जैसे मंच पर अपने मतलब की बात करने वाला पाकिस्तान उसके खुद के देश में अल्पसंख्यक होने पर अत्याचार का जिक्र भूल गया। 21 सितंबर को लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने BSP सांसद दानिश पर अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष की 4 पार्टियां दानिश का समर्थन करते हुए बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस, DMK, NCP और TMC ने शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। लेटर में मांग की गई है बिधूड़ी के आचरण और टिप्पणियों का मामला संसद के विशेष अधिकारी समिति को भेजा जाए और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। विपक्षी दलों ने चिट्ठी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का उदाहरण दिया, जिन्हें मानसून सत्र में एक अल्पजनक टिप्पणी लिखने के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन भाजपा सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। चिट्ठी में भाजपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग। स्पीकर को चिट्ठी लिखने वाले में अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। उन्होंने लिखा, दानिश अली एक अल्पसंख्यक समुदाय से है। उनके खिलाफ असंदी संसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इससे भी अधिक खेदजनक और क्या होगा कि ये घटना तभी हुई जब सांसदीय इतिहास में 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था। हमारी मांग है कि इस मामले को विशेष अधिकारी समिति द्वारा विस्तार से जांच की जाए और दोषी सदस्य रमेश बिधूड़ी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसी तरह के लेटर DMK नेता कनिमोझी, TMC सांसद अनुपम पोद्दार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी लिखा। कनिमोझी ने अपने पत्र में कहा, अपने भाषण के दौरान रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ सबसे खराब अपमानजनक अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जो लोकसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन को मिला एक नया मुद्दा। जिन 4 दलों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, वे सभी विपक्षी गठबंधन इंडियन का हिस्सा हैं। यह मुद्दा विशेष रूप से सीट बंटवारे विवादों, CPM द्वारा समन्वय सम्मानित में एक सदस्य को नामांकित करने से इनकार करने और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर मतभेद को लेकर चली आ रही है। अटकलों के बीच सभी को फिर से एक साथ लाने को मदद कर सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 सितंबर की शाम BSP सांसद कुंवर दानिश अली से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने दानिश अली के गले लगाया। उन्होंने इसकी फोटो X पर शेयर की। ट्विटर पर कैप्शन में लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इस मुलाकात के दौरान राहुल के साथ कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। भाजपा ने शोक काज नोटिस दिया। दानिश बोले, न्याय नहीं तो सदन छोड़ दूंगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को चेतावनी दी कि सदन में ऐसा व्यवहार दोबारा होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। भाजपा ने भी रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आपत्तिजनक टिप्पणी के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में खेद जताया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बिधूड़ी के सदन में निलंबन की मांग कर रहे हैं। उधर BSP के सांसद दानिश अली ने कहा कि मैंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मामले को प्रिविलेज कमेटी के साथ भेजने की मांग की। जब मेरे जैसे निर्वाचित सदस्य का यह हाल है तो सामान्य व्यक्ति का क्या हाल होगा।
मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। स्पीकर जांच कराएंगे, वरना मैं भी इस संसद को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा 24 सितंबर को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा से शादी करने वाली है। दोनों की शादी की रस्में उदयपुर राजस्थान के द लीला पैलेस में शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ लेडीज वर्सेस रिकी बहल से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली परिणीति ग्लैमरस और लग्जरी जिंदगी जीती हैं, वहीं राघव चड्ढा एक मिडिल क्लास वाली आम जिंदगी जीते हैं। दोनों की उम्र में बस 25 दिनों का ही फर्क है। हालांकि कमाई, कार कलेक्शन और संपत्ति में दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। जहां एक तरफ परिणीति 99 लाख की जैगुआर XJL गाड़ी से घूमती हैं, वहीं राघव की नेटवर्थ इसकी आधी है। CAknowledge.com की रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति चोपड़ा की कुल नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए की है। फिल्मों के अलावा परिणीति ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छा खासी कमाई करती हैं और अब तक कुरकुरे, माजा, पैंटीन शैम्पू के ऐड का हिस्सा रह चुकी हैं। वो हर फिल्म में 4 से 6 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। राघव चड्ढा की चुनावी एफिडेविट के अनुसार उनके पास 50 लाख की संपत्ति है, जबकि उनकी चल संपत्ति 37 लाख रुपए की है। परिणीति चोपड़ा के कार कलेक्शन में ऑडी A6, जैगुआर XJL, ऑडी Q5 शामिल है। जैगुआर उनके कलेक्शन की सबसे महंगी गाड़ी है, जिसकी कीमत 99 लाख तक बताई जाती है, जबकि ऑडी A6 की कीमत 61 लाख और ऑडी Q5 55 लाख रुपए तक आती है। वहीं राघव चड्ढा के पास 2009 के मॉडल वाली मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है। इसके अलावा राघव के पास 900 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। 2011 एक साथ भी राघव परिणीति के कैरियर की शुरुआत परिणीति चोपड़ा ने इंग्लैंड के बिजनेस की डिग्री हासिल करने के बाद भारत आकर यश राज स्टूडियो के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप पूरी करते ही परिणीति को यश राज प्रोडक्शन में फिल्म रिलेशनशिप कंसल्टेंट की नौकरी मिल गई। उस समय प्रोडक्शन फिल्म बैंड बाजा बारात बन रहा था। शूटिंग के दौरान ही परिणीति को एहसास हो गया कि वो एक्टर्स बनना चाहती हैं। उनकी प्रोडक्शन के कास्टिंग डायरेक्टर से दोस्ती थी, जिनके कहने पर उन्होंने ऑडिशन दिया। एक इंटरव्यू में परिणीति ने बताया कि पहले ऑडिशन में उन्हें फिल्म जब भी वेट की गीत के डायलॉग बोले थे। एक दिन प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने उनकी ऑडिशन टेप देखे और एक्टिंग के इम्प्रेशन होकर उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। परिणीति ने साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह लीड रोल में थे। फिल्म हिट ही रही, जिसके बाद परिणीति को बतौर लीड 2012 की फिल्म इश्क जादे में काम मिला। इस फिल्म में परिणीति ने स्पेशल मेंशन का नेशनल अवार्ड जीता। तब से लेकर अब तक परिणीति को कुल 16 फिल्म का हिस्सा बन चुकी हैं। राघव चड्ढा ने भी साल 2011 में ही करियर की शुरुआत की थी। चार्टर्ड अकाउंटर की प्रैक्टिस करते हुए साल 2011 में राघव अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का हिस्सा बने। मूवमेंट के दौरान ही राघव की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी और वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही राघव चड्ढा ने लोकपाल बिल के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था, जो उनका पहला पॉलिटिकल टास्क था। इसके बाद से ही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के टीवी रिप्रेजेंटेटिव बन गए। ये आम आदमी पार्टी सबसे यंग नेशनल एस्पिरेशंस है। वहीं राघव की गिनती भारत की सबसे कम उम्र के नेताओं में भी होती है। जब साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में जीत हासिल की, तब राघव चड्ढा 26 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी के नेशनल ट्रेजरर बने। 2019 में राघव लोकसभा इलेक्शन के साउथ दिल्ली में बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूरी के सामने खड़े हुए थे। हालांकि इसमें उन्हें भारी मतों से हार मिली। इसके बाद 2020 में उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में राघव ने
राजेंद्र नगर बीजेपी कैंडिडेट आरपी सिंह के खिलाफ 20,000 वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2022 में उन्हें पंजाब के राज्यसभा मेंबर की नियुक्ति मिली। इसी के साथ राघव 33 साल की उम्र में सांसद बनने वाले भारत के सबसे यंग सांसद हैं। इसके अलावा राघव पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एडवाइजरी पैनल के चेयरमैन भी हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान इस शादी में शामिल होने के लिए 23 सितंबर की शाम उदयपुर पहुंचने वाले हैं। वो 25 सितंबर तक पैलेस में ही ठहरेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस शादी में आ सकते हैं। इसके अलावा पंडित की तरफ से उनकी कजिन प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, मनीषा मल्होत्रा, करण जौहर भी शामिल होंगे, शादी में पहुंचेंगे। 23 सितंबर की दोपहर में को चूड़ा सेरेमनी होने वाली है। इसके लिए कपल ने 10 लाख प्रतिदिन के किराए वाले कमरे को लिया है। इसके बाद द लीला पैलेस में लॉन्च होगा। दुनिया के टॉप 3 होटल में आता है उदयपुर का द लीला पैलेस। उदयपुर के द लीला पैलेस होटल को वर्ल्ड ट्रैवल प्लस लीजियर के सर्वेक्षण में इसी साल दुनिया के टॉप 3 होटल में जगह मिली। 2019 में न्यूयॉर्क की पॉपुलर ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल पैलेस लीजियर द लीला पैलेस होटल दुनिया की 100 बेस्ट होटल्स की लिस्ट में प्रथम था। इस 5 स्टार होटल में 8 तरफ की स्वीट और 80 लग्जरी कमरे हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।